हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दिलशाद निसार। और आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या, जैनिज्म। सी हम लोगों ने क्या व्हाट वी हैव प्रॉमिस कि अब हम लोग पैरेलली वेस्टर्न के साथ साथ पैरेलली इंडियन फिलोसफी भी कैरी करेंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारी आंसर राइटिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा, कंपैरेटिव नॉलेज आ जाएगा, तो फिर हम कंपेयर करके काफ़ी इजीली हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इनहेंस होंगी। तो इस वजह से अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंडियन फिलोसफी भी शुरू कर रहे हैं। आज के बाद हम लोग आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। क्यों? आज के बाद हमारे पास इनफ कंटेंट होगा, इनफ नॉलेज होगा फिलोसफी की, इनफ अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग आंसर राइटिंग शुरू कर सके, है ना। सी जैनिज्म एक रियलिस्ट फिलोसफी है ना, काफ़ी रियलिस्ट है। ये रिलेटिव बात करते हैं कि हाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी भी एक्सक्लूसिव जजमेंट देंगे ही नहीं कि मैं ही सही हूँ। ये कभी भी जैनिज्म के अंदर नहीं आता। जब इनसे पूछा जाता है कि रियलिटी क्या है, तो ये रियलिटी को ना रिलेटिव वे में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक रियल चीज़ है, इसे भी बहुत सारे, अभी हम मेटाफिजिक्स जब शुरू करेंगे तो हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे, बट इसको भी वो डिफाइन करेंगे ना तो उसे काफ़ी रिलेटिव वे में डिफाइन करेंगे। वो कभी भी एब्सोल्यूट जजमेंट देंगे ही नहीं। अगेन, पहले सी जैनिज्म एक ही ऐसी फिलॉसफी की क्लास है जैनिज्म की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं और उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं। बाकी फिलॉसफी में हम क्या करते थे, बाकी फिलॉसफी में हम पहले एपिस्टेमोलॉजी उसकी पढ़ते थे, मगर इस इंडियन फिलॉसफी में सिर्फ जैनिज्म के केस में हम लोग पहले मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे। से हम लोग जब चरवाक पढ़े थे, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने उनकी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी थी और उसके बाद से मेटाफिजिक्स हम लोगों ने पढ़ा। मगर इनके केस में हम लोग पहले मेटाफिजिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म के केस में। नाउ अगेन, ये मेटाफिजिक्स क्या है, क्या हम लोग जान चुके हैं ये मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं, मेटाफिजिक्स जहां हम बात करते हैं क्या, नेचर ऑफ रियलिटी। ये जो वर्ल्ड है इसकी रियलिटी क्या है, ये बना किस चीज़ से है ना, नेचर ऑफ रियलिटी। फिर हम इसी में बात क्या करते हैं, इसी में हम बात करते हैं गॉड के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, कि ये जो वर्ल्ड है ये बना कैसे, ये रियल है या नहीं है, और इस तरह की चीज़, यानी अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। नाउ अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, अब इसी के ऊपर फिलोसफर्स के डिसएग्रीमेंट होते हैं ना। इसी को डिफाइन करने में फिलोसफर्स के आपस में बीच में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। एक दूसरे की फिलोसफी को लोग क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी फिलोसफी प्रेजेंट करते हैं। शंकराचार्य से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आप किसे सत्य मानते हैं, आप किसे हमेशा रियल मानेंगे, आप किसे मानते हैं कि हाँ यही एक सिंगल ट्रूथ है। शंकराचार्य कहते हैं इसके जवाब में कि मैं रियल उसे ही मानूंगा जो हमेशा परमानेंट हो, जिसे कभी भी फॉल्स क्लेम न किया जा सकता हो, जिसे कभी भी फॉल्स प्रूफ न किया जा सकता हो, जिसकी नॉन एग्जिस्टेंस कभी भी प्रूफ न किया जा सकता हो। यानी शंकराचार्य के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, रियलिटी क्या है, रियलिटी वो चीज है, रियलिटी इनके हिसाब से परमानेंट है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मैं उसी को सत्य मानूंगा जो हर एक काल में, हर एक टाइम में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सब में क्या हो, परमानेंट हो, उसका नॉन एग्जिस्टेंस कभी भी प्रूफ ना किया जा सकता हो और उसको कभी भी फॉल्स प्रूफ ना किया जा सकता हो। वो क्या है, वही है क्या, अल्टीमेट रियलिटी। और शंकराचार्य क्या कहते हैं उनके हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ब्रह्म। वो कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, कि ब्रह्म ही सत्य है, उसके अलावा जीव, यानी ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है ना, ये एम्पिरिकल वर्ल्ड को कहते हैं कि वो ये क्या है, ये एक मिथ है। मिथ इन द सेंस मिथ कि ना ही तो वो पूरी तरह से फॉल्स है और ना ही वो पूरी तरह से रियल है, यानी वो बीच की चीज है ना। जीव इंडिविजुअल सोल के बारे में बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल सोल है हमारी, वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही हमारा सोल है। यानी हमारा सोल जो है वो ब्रह्म के बाहर नहीं है, वो उसके अंदर ही है। जो हमारा सोल है वही ब्रह्म है। अगेन, फिर बुद्धिज्म से पूछा गया कि आपके हिसाब से अल्टीमेट रियलिटी क्या है, आप किसे मानते हैं रियलिटी। तो बुद्धिज्म कहते हैं, जो हीनयान बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है ना, रियलिटी इज मोमेंट्री इन नेचर, मोमेंट्री इन नेचर, यानी चेंज। ये कहते हैं मैं रियल उसे ही मानूंगा जो पैदा हो, अपने इफेक्ट को पैदा करे और खुद मर जाए, यानी वो उसमें कांस्टेंट फ्लैक्स, हमेशा चेंजेस आता रहे। अगर से कोई चीज, बुद्धिज्म के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं जो परमानेंट हो। देयर इज नथिंग लाइक परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजिंग।
फ्रॉम मिनट टू मिनट, टाइम टू टाइम, एवरीथिंग इज चेंजिंग। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस क्लास में आए थे, है ना, आप क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब आप इस क्लास में एंटर किए थे तो उस वक्त जो आप थे, जो आपकी आइडेंटिटी थी, क्या वो आइडेंटिटी अभी है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिशन हुई है। वो क्या कि आप शंकराचार्य के इसको नहीं जानते थे, ब्रह्म के कंसेप्ट को नहीं जानते थे, आप जैनिज्म की कुछ चीज़ें नहीं जानते थे जो आप अभी जान गए हो। ये एक सेंस हो गया। दूसरा आपके बॉडी में अभी बहुत सारी सेल्स क्या हुए, न्यूली डेवलप हुई है, और बहुत सारी सेल्स क्या हुई है जो अभी नॉन एक्सिस्टेंट हो गई, जो डेड हो चुकी है ना। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ स्पेन समझ लेते हैं कि 5 डेज की है ना, 5 डेज, या मान लेते हैं कि 10,000 डेज की है ना, जिसमें से आप अभी क्या कर चुके हो, कुछ मोमेंट जो आप गुजार चुके हो, यानी आपके आइडेंटिटी से कुछ मोमेंट जो है वो माइनस हो चुका है, तो आप में चेंज आ चुका है। बुद्धिज्म के हिसाब से जो चेंज है ना वही अल्टीमेट रियलिटी है। वो कहते हैं जिसमें चेंज आता हो वही रियल है, और चेंज इज द ओनली रियलिटी, नथिंग इज परमानेंट। जैनिज्म से पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से रियलिटी क्या है ना। अब जैनिज्म क्या कहते हैं, सी अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, जैनिज्म, यहां से शुरू होगा जैनिज्म। जैनिज्म कहते हैं कि मैं रियल उसे ही मानूंगा, या रियल वो है जो जिसमें परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक भी हो और चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक भी हो। शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, बुद्धिज्म क्या कर रहे हैं कि वो रियलिटी के एक साइड को ही देख रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग एक फॉलोसी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, उस फॉलोसी को हम क्या कहते हैं, फॉलोसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेडिकेशन। कि आपके एक प्रेडिकेट, फॉर एग्जांपल आप एक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि आप एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपकी एक प्रेडिकेशन है। अगर से मैं आपकी आइडेंटिटी सिर्फ इसी से करूं तो क्या होगा, ये एक फॉलोसी क्रिएट हो जाएगी। मगर अगर से मैं रिलेटिव दूं कि हाँ आप, फॉर एग्जांपल आपका नाम रमेश है, तो रमेश एक वो आदमी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ये एक रिलेटिव जजमेंट है कि हाँ ये भी कर रहा है। इसके साथ साथ इट मे बी पॉसिबल कि आप मास्टर्स भी परस्यू कर रहे हो, तो मैं सिर्फ कोई एक प्रेडिकेशन को आपका अगर से कैरेक्टरिस्टिक बना दूं कि वही आपकी पहचान है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉलोसी क्रिएट हो जाएगा। जैनिज्म यही चीज कह रहे हैं कि देखिए दोनों जो कर रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, एक साइड को देख रहे हैं, दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे, जिसकी वजह से वो लोग फॉलोसी क्रिएट कर रहे हैं। इनके हिसाब से जो रियल है ना, जो भी रियलिटी है, इनके हिसाब से बोले रियलिटी में दोनों चीज है, एक तो परमानेंट भी है और दूसरा क्या है, उसमें चेंज भी है, यानी मोमेंटरी भी है। अगेन मैंने क्या कहा था कि ये काफी इंक्लूसिव है, ये अपना कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट देते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर से मैं इनको जाके बोलूं, जैनिज्म को जाकर बोलूं कि रियलिटी परमानेंट है और मैं ही सत्य हूं, तो फिर क्या बोलेंगे, नहीं हम आपको नहीं मानते। अगर से मैं उनको ये जाकर बोलूं कि रियलिटी जो है परमानेंट भी है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, रियलिटी जो है वो परमानेंट भी है, तो बोलिए इट इज ओके, हाँ परमानेंट तो है, चेंज भी है, या इट इज ओके। मगर जब मैं अड़ जाऊं कि नहीं परमानेंट ही है, तो फिर बोलेंगे नाउ इट इज प्रॉब्लमेटिक, मैं आपको नहीं मानता। फिर ये बोलते हैं कि रियलिटी को आप डिफाइन कैसे करें, है ना। इनके हिसाब से रियलिटी क्या है, जिनमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो। फिर इनसे पूछा गया आप डिफाइन कैसे करेंगे ना, हाउ विल यू डिफाइन रियलिटी, तो उनके लिए ये एक थ्योरी देते हैं, किसकी थ्योरी, अनेकांतवाद की। अनेकांतवाद, अनेक मीन्स मेनी, है ना, मेनी, अंत मीन्स पर्सपेक्टिव, कि देखिए जो भी रियलिटी है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी क्या है, रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है, और हम किसी भी एक प्रेडिकेट को या एक साइड को एब्सोल्यूट घोषित नहीं कर सकते, वरना हम उससे एक फॉलोसी क्रिएट कर देंगे। रियलिटी क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स है। और इसमें ये एग्जांपल लेते हैं किसका, ब्लाइंड मैक्सिम ऑफ ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। सी इनके ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी एक गांव में पूरे जितने भी लोग हैं ना वो सबके सब अंधे हैं, है ना, कोई भी नहीं देख पाता। और उसमें क्या हुआ, एक दिन हाथी आया। अब लोगों की जिज्ञासा हुई कि अब मुझे जानना है, उससे जानना है ना, एक्साइटमेंट लोगों के अंदर आई कि अब इससे जानना है कि है क्या, और जानकर ये डिफाइन करना है, लोगों को बताना है कि हाथी होता कैसा है। सबके सब अंधे हैं, यानी कोई भी देख नहीं सकता, यानी टच करके ही उनका परसेप्शन लिया जाएगा। वो गए, सबके सब वहां गए, सबने देखा, टच किया उसे और उनको डिफाइन किया। जिन्होंने उनका पैर पकड़ा उन्होंने क्या कहा, द एलिफेंट इज लाइक अ पिलर,
जिन्होंने उनका पैर पकड़ा वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हाथी को? द एलिफेंट इज लाइक अ पिलर। नाउ जिन्होंने उनका पूंछ पकड़ा उन्होंने क्या कहा? द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। ओके, फिर जिन्होंने कान पकड़ा उन्होंने कहा कि द एलिफेंट इज लाइक अ हैंड फैन, है ना? कान जिन्होंने पकड़ा उन्होंने कहा क्या कि ये हाथी जो है ना ये पंखे की तरह है, हैंड फैन होता है। फिर जिन्होंने उनका सूंड पकड़ा उन्होंने कहा कि इट इज लाइक अ अजगर और इट इज लाइक अ ट्रंक। जिन्होंने उनका दांत पकड़ा वो क्या कहते हैं? इट इज लाइक अ ट्रंक। नाउ अब यहां पे अनेकांतवाद हमें एक मिनट में समझ जाएगा। सी, जिन्होंने पैर पकड़ा और उनके हिसाब से वो देख नहीं सकते, उनको क्या लगा कि हाथी यही है हाथी का शेप। अब वो देख नहीं सकते, उससे ऊपर पहुंच भी नहीं सकते, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैर ही पकड़ा। अब वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द स्नेक इज लाइक अ पिलर, द एलिफेंट इज लाइक अ पिलर, द एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक जिन्होंने उनका पूंछ पकड़ा, द एलिफेंट इज लाइक अ फैन जिन्होंने उनका कान पकड़ा, जिन्होंने उनका स्टमक रीजन पकड़ा वो कह रहे हैं द स्नेक इज लाइक अ वॉल। क्या ये सब गलत है? द क्वेश्चन इज कि क्या ये सब गलत है? सी, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से वो सही है ना? मगर प्रॉब्लम कब होगी? जब वो ये क्लेम करने लग जाए कि एब्सोल्यूट जजमेंट देने लग जाए कि जो मैं बता रहा हूं कि यही सही है, यानी एलिफेंट जो है वो पिलर ही है, यानी पिलर की तरह ही है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, आप क्या हो? अभी इग्नोरेंट हो, आप रियलिटी के एक साइड को देख रहे हो, आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को देख रहे हो। और रियलिटी में जो है ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? कि आप अपने परसेप्शन के एक टच के परसेप्शन के रिलेटिव में देख रहे हो। उस हिसाब से अगर से आप बोलोगे कि एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग और जितना मैं समझ पा रहा हूं इस चीज को, मुझे लगता है कि ये पिलर है, ये पिलर की तरह है। मगर क्या वो पिलर ही है? नहीं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो फिर आप एक फॉलेसी क्रिएट कर लेते हैं। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि देखिए जो भी रियलिटी है ना, जो भी रियलिटी है उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे? सी, ये एक मार्कर है ना? ये एक मार्कर है। अब बोलोगे कि ये तो रियल है, ऑफ कोर्स ये एक रियल चीज है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर कहां से आ गए, है ना? द क्वेश्चन इज, ये तो बहुत वैलिड क्वेश्चन है ना कि देखिए ये तो इसमें 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फॉर एग्जांपल इट इज ब्लैक और इट इज सॉलिड इन नेचर और इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। तो फिर ये कहां से हो गया? इन्फिनाइट कैरेक्टर कहां से हो गया इसके पास? जेनिज्म, अकॉर्डिंग टू जेनिज्म क्या कह रहा है कि जो भी रियल है, जो भी रियलिटी है उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। बट हम देख रहे हैं क्या कि ये तो रियल है मगर इसमें 3-4 ही कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैसे? सी, जेनिज्म कहते हैं कि जब आप इसको देख रहे हो तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे हो तो अब आपको इसको दूसरे के, फॉर एग्जांपल आप इसको दूसरे के कंपैरिजन में देखना होगा, वाटर बोतल के कंपैरिजन में, कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है जो है वो तो हम देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो इसमें एब्सेंट है, जो किसी और में प्रेजेंट है, तो हमें उनके रिलेटिव में भी देखना होगा। मतलब फॉर एग्जांपल यह है, और इसमें व्हेन आई से कि इट इज ब्लैक, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर ऑफ कोर्स इट इज ब्लैक। व्हेन आई से इट इज नॉट लिक्विड, तो ये स्टेटमेंट, ये मेरा जो जजमेंट है, क्या ये गलत है? इट इज नॉट लिक्विड, तो क्या ये मेरा जजमेंट गलत है? ऑफकोर्स गलत नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि इट इज नॉट गैस, तो ऑफकोर्स ये मतलब सही बात है, हाँ ये गैस नहीं है। फिर मैं बोलूं कि इट इज नॉट डॉग, तो आप क्या बोलोगे? हाँ ऑफकोर्स। यानी इस तरह से इस एक चीज में जितनी क्वालिटी प्रेजेंट है हमें उसे देखना है, और जितनी भी क्वालिटी एब्सेंट है हमें उसे भी देखना है, उसके रिलेटिव में देखना है। तब क्या लगेंगी कि चीजें जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। क्या इस तरह से अगर से हम देखेंगे तब तो फिर हम कभी भी किसी भी चीज़ के पूरी क्वालिटीज़ को तो जान ही नहीं पाएंगे। ऑफकोर्स जो प्रेजेंट है वो तो हम जान लेंगे, बट जो बहुत सारी चीज़ों के रिलेटिव में बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट है तो फिर उसे हम कैसे जानेंगे? उसको जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो क्या? केवलीन बनने का। कि अगर से जिस दिन आप केवलीन बन गए, है ना, जिस दिन आपको केवल्य ज्ञान आ जाएगा तभी आप पूरी क्वालिटीज़ को जान पाएंगे, सारी चीज़ों को सारे एस्पेक्ट में देख पाओगे, सारे रिलेटिव टर्म में आप सारी क्वालिटीज़ जान पाओगे। वो कौन जान सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक केवलीन, जिनके पास केवल्य ज्ञान हो। केवल्य ज्ञान मतलब ओमनीसेंस। रियलिटी क्या है? रियलिटी के पास बहुत सारे कैरेक्टर है, और
जितनी भी चीजें इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके हिसाब से वो सब के सब क्या है, रियल है। और उनमें दो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या, एक परमानेंट, दूसरा परमानेंट यानी एसेंशियल यानी अनचेंजिंग, दूसरा क्या है, चेंज यानी मोमेंट्री यानी एक्सीडेंटल कैरेक्टर, है ना, जो आता है जाता हो, आता है जाता हो, जिसमें चेंज आता रहता है। इनके हिसाब से अब फिर इनसे पूछा गया, ठीक है चलिए अनेकांतवाद तो हम समझ गए कि रियलिटी जो है वो काफी कम्प्लेक्स है और उसके बहुत सारे पहलू है ना, बहुत सारे पहलू है और वो रिलेटिव है। जो भी रियलिटी है, रियलिटी अपने आप में काफी कम्प्लेक्स है और रियलिटी को जानेंगे हम कैसे, बहुत सारे उससे रिलेटिव टर्म में। ये क्या है, अनेकांतवाद। अगेन जब मैं शायदवाद पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा इसमें ओवरलैप लगेगा कि ये तो अनेकांतवाद की तरह ही है, बट ऑफकोर्स दोनों में डिफरेंस है। ये क्या है, अनेकांतवाद क्या है, एक मेटाफिजिकल थ्योरी है जो ये क्या बताता है कि रियलिटी क्या है ना। जब हम शायदवाद पढ़ेंगे तो फिर हम वहां पढ़ेंगे कि रियलिटी को जाने कैसे, है ना, और उस रियलिटी को कैसे जाने और उस रियलिटी को जानने के बाद हम किस तरह की जजमेंट दें, यानी किस तरह से बताएं, वो हम किस में पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में यानी शायदवाद में। इसमें हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है, रियलिटी काफी कम्प्लेक्स है, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत सारे पहलू है ना, हम सारे चीज को नहीं जान सकते। अनेकांतवाद को बोलते हैं थ्योरी ऑफ, या इसे एक और नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वन साइडेडनेस। कि आप देखो जैनिज्म क्या, बुद्धिज्म क्या कर रहे हैं कि वो वन साइड को देख रहे हैं, वेदांतिस्ट क्या कर रहे हैं, वन साइड को देख रहे हैं। जैनिज्म क्या कर रहे हैं कि नहीं, अब वन साइड नहीं, आपको दोनों साइड देखना होगा, सारी साइड देखने होंगे, सारे एस्पेक्ट्स देखने होंगे। फिर इनसे पूछा गया बताइए फिर अब सब्सटेंस आपके हिसाब से कौन है ना, कैसे आप डिफाइन करेंगे सब्सटेंस को, जो अल्टीमेट रियलिटी है जिससे ये दुनिया बनी है, अब कैसे डिफाइन करेंगे उसको, आपके हिसाब से वो है क्या। फिर ये कहते हैं सी, जो सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस जो है ना, इसमें दो, इसकी जो क्वालिटीज है, इसमें दो क्वालिटीज होती है। पहला क्या, एक परमानेंट करे, परमानेंट, दूसरा क्या, चेंजिंग। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, परमानेंट, दूसरा क्या, चेंजिंग। यानी इनके हिसाब से सब्सटेंस वही है जिसमें दोनों चीज पाया जाए, ये दोनों क्वालिटीज पाया जाए। क्या ये एक सब्सटेंस है? द क्वेश्चन इज कि क्या ये एक सब्सटेंस है? ऑफ कोर्स एक सब्सटेंस है। कैसे? सी, इसका जो कलर है वो कुछ दिन बाद में चेंज हो जाएगा ना, इसकी सॉलिडिटी है, इसको हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो ऑफकोर्स हम चेंज कर सकते हैं ना, तो वो क्या आ गया, चेंजिंग में, है ना, परमानेंट। क्या जिस एटम से ये बना है, क्या वो एटम को हम कभी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? जिस एटम से ये बना है कभी हम क्या उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे? द आंसर इज नो। अभी हम जब जैनिज्म को पढ़ेंगे आगे, सब्सटेंस का फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो वहां पे एक पुद्गल आएगा, मेटर टर्म आएगा। और जैनिज्म के हिसाब से भी और मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी कि मेटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। कि ये जो मेटर है ना, इसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम मतलब इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेटर है ना, ऑफ कोर्स ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर चीज़ है, इसको हम बना सकते हैं, पर इसके लिए जो मेटर है ना उसको हम खुद से नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी क्या है, ये एक सॉलिड है, अगर से मुझे इसे नष्ट करना होगा तो मैं इसे गैस बना सकता हूँ, मगर मैं पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। या फिर इसका फॉर्म चेंज करके मैं लिक्विड में बना सकता हूँ, मगर मैं इसको पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकता। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर जो सब्सटेंस है ना उसमें परमानेंट चीज भी है और एक चेंजिंग कैरेक्टर भी है। यानी ये जो है ये एक सब्सटेंस है, दुनिया में जितनी भी चीजें है सब में परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक भी, एसेंशियल भी। आप में दोनों चीज है। आपका एक सॉल है जिसमें क्या है, कंसिस्टेंस है, वो क्या है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक। आपकी बॉडी है, आप अच्छा अगेन उस सॉल में भी ना बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल लव, हेट, प्लेजर, ये सब चीज क्या है, ये चेंजिंग है। फॉर एग्जांपल हो सकता हो कि आज आपको किसी पेट एनिमल से आपको प्यार हो, कल प्यार ना हो, यानी लव क्या है, ये चेंज होता रहता है। हेट हो सकता हो कि आप कल तक किसी और से नफरत करते रहे हो, आज आप उससे नफरत ना करते हो, ये सब क्या है, चेंजिंग कैरेक्टर है। तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस जो भी है ना वो दोनों चीज से बना है। और जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके हिसाब से बुद्धिज्म और वेदांतिस्ट क्या कर रहे हैं कि वो ना एक साइड के रियलिटी के एक एक्सपेक्ट को ही देख रहे हैं, जिससे वो एक फॉलोसी क्रिएट कर रहे हैं, और वो क्या है, एकांतवाद।
एकांतवाद। वो एक फॉलोसी क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन सा, वो क्या गलती कर रहे हैं, एकांतवाद। चीजों का एक ही एस्पेक्ट देख के उसे ही एब्सोल्यूट जजमेंट पास कर दे रहे हैं, उसे ही अल्टीमेट रियलिटी बता दे रहे हैं, मगर रियलिटी ये नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं, किसी भी चीज के एक साइड को देखते हैं, तो हम उससे एक फॉलोसी क्रिएट कर लेते हैं, और उस फॉलोसी को क्या कहता है, उस फॉलोसी को हम कहते हैं फॉलोसी ऑफ फॉलोसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेडिकेशन। जैनिज्म के हिसाब से जो शंकराचार्य हैं और बुद्धिज्म है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक फिलॉसफी क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों के एक एस्पेक्ट को देख के ही। अगेन जब हम लोग अभी नेक्स्ट हम लोग जैनिज्म जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बुद्धिज्म भी पढ़ेंगे, है ना, और फिर वेदांत भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उन लोगों को इन डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी मैं क्या करूँ, सिर्फ इंट्रो दिया हूँ थोड़ा मोड़ा, ताकि कंपैरेटिव स्टडी से क्या होगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। इनके हिसाब से जो भी सब्सटेंस है वो उनमें ये दोनों चीज़ है ना। तो इनके हिसाब से जो सब्सटेंस है ना, ये तो रिलेटिव टर्म बता दिया कि हाँ ठीक है, ये दोनों चीज़ है। इनके हिसाब ये प्लुरलिज्म में मानते हैं। सी अकॉर्डिंग टू हिम दे आर मल्टीपल रियलिटी। फॉर एग्जांपल दिस इंडिविजुअल माका इज रियल, दिस बोतल इज रियल, दिस चेयर इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। हर वो चीज रियल है इनके हिसाब से जिसमें क्या है, एक चेंजिंग कैरेक्टर हो और एक परमानेंट कैरेक्टर हो। वो दोनों चीजें रियल है, ना तो सिर्फ ये रियल है ना तो सिर्फ ये रियल है। हर वो चीज जिसमें ये दोनों कैरेक्टर पाया जाता हो वो रियल है। तो ना कोई ऐसी चीज भी है क्या कि जिसमें ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती हो? द आंसर इज नो। दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना, उन सब में ये दोनों क्वालिटीज पाई जाती है। और उसके अलावा जो भी रियल ये जैसे ये हो गया, इसमें बहुत सारे क्वालिटीज है, मगर क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट बीइंग हैं, अभी हम लोग बॉन्डेज में, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंप्रहेंड ऑल द क्वालिटीज इट पोजेस। अभी मैं जान जाऊंगा कि हाँ इसमें ये ब्लैक कलर है, अगेन जो अभी मैंने जस्ट बताया है ना कि इसमें जितनी भी क्वालिटीज प्रेजेंट है मैं उसको तो जान जाऊंगा, मगर जितनी भी क्वालिटीज इसमें एब्सेंट है वो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। वो कौन जान सकता है? सिर्फ और सिर्फ केवल। अभी हम लोग आएंगे लिबरेशन के उस पर। यानी जो भी सब्सटेंस है उसमें ये हम लोग समझ गए इसे, है ना। फिर ये सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि देखिए बताते हैं सब्सटेंस जो है ना उसमें अनंत इटरनल बहुत सारे इन्फिनाइट क्वालिटीज है, इन्फिनाइट कैरेक्टरिस्टिक है, मगर हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक को कभी भी नहीं समझ सकते। गाइज ये नया स्टूडियो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, स्क्रीन इसके ऊपर ही लगा हुआ है और ये एक ऑफलाइन क्लासेस है, दैट्स वाई थोड़ा सा मुझे ये न्यू स्टूडियो में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ इसे अवॉइड करना, है ना, थोड़ा अगर से वेट लगे तो इसे अवॉइड कर दो। नाउ सब्सटेंस को किस तरह अब क्लासीफाई करते हैं? रियलिटी, इनके हिसाब से रियलिटी कंसिस्ट ऑफ 6 थिंग। इनके हिसाब से रियलिटी जो बनी है ना वो 6 चीज़ों से बनी है। कौन कौन सी चीज़ों से? सी पहला ये कहते हैं क्या, एक ऐसा चीज़ है जो इस वर्ल्ड में एक्सटेंड करता है ना, स्पेस एंड टाइम में एक्सटेंड करता है। ये सब काफ़ी सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। दूसरा क्या है, जो नॉन एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड नहीं करता है। नॉन एक्सटेंडेड में क्या आता था? जैसे एग्जांपल इनके हिसाब से जो रियल टाइम है, अभी मैं आऊँगा ये रियल टाइम क्या होता है और टाइम क्या होता है। इनके हिसाब से नॉन एक्सटेंडेड में एक ही चीज़ है और वो क्या है? टाइम। एक्सटेंडेड, अब इनको ये वो करेंगे, ये कहते हैं एक्सटेंडेड में क्या है? जीव यानी सॉल, अजीब। जीव यानी एनिमेट, अजीब यानी अनएनिमेट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग के ये क्या हो रहा है, मतलब ये सॉल कब से एक्सटेंड करने लगा? हम तो अभी जितनी भी फिलॉसफी पढ़े उसमें तो यही कहा गया ना कि सॉल इज अनएक्सटेंडेड, वो स्पेस एंड टाइम में नहीं एक्सटेंड करता है ना, वो हमारे परसेप्शन के बियॉन्ड होता है, हम उन्हें इन्फर करते हैं। तो फिर ये एक्सटेंड कैसे करने लगा जी? हम जब इनका कंसेप्ट सॉल्व पढ़ेंगे जैनिज्म का, वहां पर क्लियर करेंगे। फिर ये कहते हैं ये जो अजीब है ना, ये फर्दर इनको 5 क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या? पहला ये क्या करते हैं? धर्म। दूसरा क्या करते हैं? अधर्म। तीसरा क्या करते हैं? पुद्गल यानी मैटर। चौथा क्या करते हैं? टाइम। अब आप सोच रहे हो सर टाइम तो 2 मरतबा लिख दिया कि यहाँ पे भी टाइम है कि यहाँ पे भी टाइम।
देखेंगे, है ना अभी। और एक क्या है, स्पेस। स्पेस अभी हम लोग यही है, इनके हिसाब से रियलिटी जितनी भी चीज़ों से बनी है ना, वो इन्हीं चीज़ों से बनी। एक क्या है, एक है जीव, और 5 क्या है, 5 है हमारा ये अजीब। यानी रियलिटी की कितनी चीज़ों से मिलकर बना है, 6 चीज़ों से, है ना। अब हम लोग एक एक करके देख लेंगे इसे तो हम लोग 5 मिनट में देख लेंगे, मगर मेजर जो टाइम लगेगा वो इससे रिलेटेड कंसेप्ट में टाइम लगेगा। जैनिज्म की जितनी भी फिलॉसफी है ना, वो जीव के, सॉल के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पुद्गल पे, मीटर पे बात नहीं करते, उस पर भी बात करते हैं, बट उसे हम 2 मिनट में समझ जाएंगे। मसला जो मेन चीज़ है, मेटाफिजिक्स जुड़ी हुई है किससे, जीव से, यानी सॉल से। तो इनके हिसाब से सॉल क्या है, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, इस वाले रीजन को देखने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद से इसे देखेंगे। सी इनके हिसाब से जो सॉल है ना, सॉल जो है वो बहुत सारे हैं, मेनी, बहुत सारे, मेनी एंड एटर्नल। नो यू माइट बी थिंकिंग कि सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो कोई भी समझ जाता है कि ये मेनी, सॉल तो बहुत सारे होते ही है। वेदांतिस्ट के हिसाब से सॉल बहुत सारे नहीं होते, एक ही सॉल है। इनके हिसाब से सॉल्व बहुत सारे, ये कहते हैं कि अगर से एक ही सॉल्व होता तो एक बॉन्डेज में होता, इसका मतलब सारे लोग बॉन्डेज में होते, और एक लिबरेट होता यानी सारे लोग लिबरेट हो जाते। तो इनके हिसाब से सॉल्व जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग है। मेरे सॉल्व अलग है, आपका सॉल्व अलग है, आपका सॉल्व भी रियल है, मेरा सॉल्व भी रियल है। इनके हिसाब से ये कहते हैं कि इनके पास ना 4 क्वालिटीज होती है जो इंट्रिंसिक होती है, वो कहीं से, वो इस वर्ल्ड में आने के बाद नहीं, इस वर्ल्ड में आने से पहले होती है, इनहेरेंट होता है। वो कौन सी क्वालिटीज है, पहला क्या है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, और ये चारों चीजों में इन्फिनाइट लगाएंगे। इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट ब्लिस और इन्फिनाइट फेथ। नाउ ये जो क्वालिटीज है, ये 3 क्वालिटीज, इन्फिनाइट नॉलेज, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट ब्लिस, ये जब हम गॉड को डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन गॉड, तो हम क्या कहते हैं, गॉड इज समवन हु इज ओमनीसेंट, कि वो क्या सब ज्ञाता है, उनको सब कुछ आता है। हम कहते हैं ना कि गॉड इज ओमनीसेंट। फिर हम क्या कहते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, यानी इस तरह से तो हम गॉड को मतलब डिफाइन करते हैं ना, इन तीनों तरह से। ये सॉल की क्वालिटीज है, जो जिस तरह से हम गॉड को डिफाइन करते हैं, यानी जो गॉड की क्वालिटीज है वो किसकी क्वालिटीज है, इन्फिनाइट सॉल की। वो किसकी क्वालिटीज है, सॉल की। अभी हम देखेंगे, है ना, अभी आएंगे कि जैनिज्म को क्यों ट्रांसथेटिक रिलीजन कहा जाता है ना। फिर इनसे पूछा गया कि आपके हिसाब से जो सॉल है वो दिखता कैसा है और होता कहाँ पर है ना। सॉल है तो वो दिखता कैसा है और कहाँ पे होता है। आपने तो कह दिया कि एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड करता है तो फिर कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है, ये बताइए। तो ये कहते हैं सी सॉल इज लाइक अ लाइट, सॉल इज लाइक अ लाइट, कि जिस तरह से लाइट प्रेजेंट होती है ना इस दुनिया में, मगर वो स्पेस नहीं वो करते। फॉर एग्जांपल जहां पे लाइट होता है वहां पे भी खड़े हो सकते हैं ना, तो उसी तरह से क्या है, सॉल है। दूसरा कहते हैं इट इज लाइक वाटर। वाटर मीन्स कि जिस तरह से पानी दूध के अंदर मिल जाता है ना, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, उसी तरह से सॉल क्या होता है, कंप्लीटली हमारे बॉडी में मिल जाता है। और वो हमारे बॉडी के शेप का ही होता है, जितनी बड़ी हमारी बॉडी होती है उतना ही बड़ा सॉल का शेप होता है, वैसा ही होता है। यानी हमारे यहाँ पर भी हमारा सॉल प्रेजेंट है, हमारे पैर के उंगली में भी क्या है, सॉल प्रेजेंट है। यानी कहीं पे भी हमें कुछ सेंसेशन आएगा तो हमारा सॉल जो है वो उसे फील करेगा। मगर नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर से इसके पास इन्फिनाइट नॉलेज है, हमारे सॉल के पास भी होगा। इन्फिनाइट पावर है, हमारे सॉल के पास भी होगा। इन्फिनाइट ब्लिस है, हमारे सॉल के पास भी होगा। फैथ है, तो हम सब कुछ होगा, है ना। तो फिर हम ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पा रहे, हम ये फील क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी नॉलेज तो लिमिटेड है, हम तो इसे सारे, इसकी जितनी भी क्वालिटीज हम सिर्फ उसे ही परसीव कर पा रहे हैं, जितनी भी क्वालिटीज उसमें एब्सेंट है रिलेटिव टर्म में, हम तो परसीव नहीं कर पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम बॉन्डेज में हैं। क्यों हो रहा है अभी हम, क्योंकि हम लोग अभी बॉन्डेज में, वी आर इन बॉन्डेज। ये बॉन्डेज क्या होता है, सी इनके हिसाब से जो बॉन्डेज है ना, कि यूनियन ऑफ सॉल विथ कार्मिक पार्टिकल, कि जब हमारा सॉल जो है ना कर्म से बन जाता है, जब हमारे सॉल के अंदर बहुत सारे कर्म पार्टिकल
इंटर कर जाते हैं, तब हम किस में आ जाते हैं, बॉन्डेज में आ जाते हैं। और ये होता किस वजह से है, जिससे क्या होता है, इग्नोरेंस। हमारे अंदर क्या आ जाता है, ये होता है किस वजह से, इग्नोरेंस। अब इस इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा 4 कैरेक्टरिस्टिक थी, है ना, जैसे जो हमारा इन्फिनाइट नॉलेज, अब ये क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। इन्फिनाइट पावर, ये भी क्या हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है ना। इन्फिनाइट ब्लिस एंड इन्फिनाइट फेथ, वी लॉस्ट एवरीथिंग। यानी बॉन्डेज में अभी हम है, इसी वजह से अभी हम अपनी जो शक्ति है, जो अपनी रियल नेचर है, हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। अब अगर से हम लोग बॉन्डेज में है तो हमें इसे ओवरकम करना होगा, है ना। बॉन्डेज होता है किसमें, दो प्रोसेस से होता है ना, दो तरीके से होता है। इसमें 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, पहला प्रोसेस होता है क्या, असरब। और दूसरे उसमें स्टेज में जाके हम क्या आते हैं, बॉन्डेज में, जिसे हम क्या कहते हैं, बंध और बॉन्डेज। असरब क्या है, जब सॉल जो है ना, ऑफ कोर्स जो नेचुरल स्टेट में उनके पास ये सारी चीजें होती है, बट जैसे ही वो बॉडी में इंटर करता है, जैसे ही वो बॉडी में, मटेरियल बॉडी में इंटर करता है, तो क्या होता है, कर्म पार्टिकल हमारे सॉल की तरफ मूव करने लगते हैं। और उसी मूवमेंट को, असरब मीन्स फ्लो, जब वो कर्म पार्टिकल हमारे सॉल की तरफ मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, असरब। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर से इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हमारा सॉल है ये, और यहाँ पर अभी ये नेचुरल स्टेट में अभी जस्ट ये बॉडी में इंटर किया, और ये सब क्या है, ये सब है कर्म पार्टिकल। अब ये क्या करेंगे, ये सब फ्लो करेंगे, मूव करेंगे इसमें इंटर करने के लिए। जैसे इंटर करेंगे ये क्या आ जाएगा, बॉन्डेज में आ जाएगा। जैसे उसके अंदर इंटर कर गए, वो क्या आ जाएगा, उस बॉन्डेज के अंदर आ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, बॉन्डेज। तो अब इससे कुछ निकलने का तरीका होगा, मगर अफकोर्स तरीका होगा, जो तरीका होगा उसको क्या बोलते हैं, लिबरेशन। और उससे हम क्या अचीव कर लेते हैं, केवल्य ज्ञान, यानी ओमनी सेंस। पर बॉन्डेज आ किसकी वजह से रहा, कर्म पार्टिकल की वजह से ना, कर्म की वजह से हमारे। तो ये थ्योरी ऑफ कर्म इनका है क्या, कर्मा इनके हिसाब से क्या है, ये कहते हैं कि कर्मा जो है ना, वो 2 तरह का होता है इनके हिसाब से। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। 2020 में भी यही से क्वेश्चन आया, आज सेम क्वेश्चन 2022 में आया। ये कहते हैं कि कर्म जो होता है ना हमारा, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है क्या, हार्मिंग, और एक क्या होता है, नॉन हार्मिंग। नॉन हार्मिंग इसका मतलब ये नहीं कि हार्म नहीं करता, ये भी हार्म करता है, मगर ये जो हार्मिंग है ना, ये डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करता है, ये डायरेक्टली हार्म करता है सॉल को। किसको, सॉल को। और ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसको, बॉडी को। हार्मिंग यानी घातीय कर्मा, इसे क्या बोलते हैं, घातीय कर्मा। इसे अगर से आप कहीं पे हिंदी में लिखा है घातीय कर्मा, आप समझ जाना ये हार्मिंग, यानी ये सॉल को इंपैक्ट करेगा। इसे क्या बोलते हैं, अघातीय कर्मा। अघातीय कर्मा। फर्दर ये कैसे 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 इंपैक्ट करता है सॉल को, कहते हैं ये ना 4 तरीके का होता है। एक तो वो होता है जो हमारे परसेप्शन को इंपैक्ट करता है, एक तो वो है जो हमारे परसेप्शन को इंपैक्ट करता है। यानी एक कर्म ऐसे है जो हमारे परसेप्शन को, जिसकी वजह से हमारी परसेप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाती है, हम इसको सारे उसमें एस्पेक्ट में नहीं जान पाते, सारी क्वालिटीज नहीं जान पाते। ओके, दूसरा क्या है, नॉलेज ऑब्सक्यूरिंग कर्मा। एक कर्मा क्या करता है, परसेप्शन ऑब्सक्यूरिंग। दूसरा क्या है, नॉलेज ऑब्सक्यूरिंग, जिसकी वजह से हमने क्या कहा था कि सॉल के पास क्या होता है, सॉल के पास इन्फिनाइट नॉलेज होता है नेचुरल स्टेट में, बट जब व्हेन वी आर इन बॉन्डेज वी लॉस्ट दिस एबिलिटी, है ना। तो अब उसको अभी हम क्या है, बॉन्डेज में है किसकी वजह से, अपने कर्म की वजह से। तो ये नॉलेज भी हमारा ऑब्सक्योर हो चुका है, और वो हुआ किस वजह से, कर्म की वजह से। तीसरा ये क्या कहते हैं, डिल्यूडिंग कर्मा। इससे जो हमारा फेथ है ना, जो हमारा तीर्थंकरा पे फेथ है, जो हम उनके नॉलेज पे, हमें केवल ज्ञान पे फेथ है, वो सब फेथ हमारा क्या हो जाता है, सब गायब हो जाता है इसकी वजह से। तीसरा क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिंग कर्मा। इससे क्या होता है कि हम ना
हम डोनेशन देना बंद कर देते हैं, यानी हम इसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग कर्मा की वजह से हम मेंटल प्लेजर से बॉडली प्लेजर की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें ना उसका प्लेजर लेना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, हमारे अंदर प्राइड आ जाता है, हमारे अंदर डिल्यूजन आ जाती है। किसकी वजह से? ऑब्स्ट्रक्टिंग कर्मा। डिल्यूडिंग कर्मा की वजह से क्या होता है कि हमारा फेथ कमजोर हो जाता है। नाउ ये क्या है? ये डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करता है? बॉडी को, है ना। तो ये भी फर्दर 4 तरीके का होता है। एक क्या होता है जिससे हमारा आयु यानी एज डिसाइड होता है। दूसरा जिससे हमारा बॉडी डिसाइड होता है कि हमें किस तरह की बॉडी मिलेगी, है ना। जैनिज्म में क्या माना जाता है कि या तो हम हेल में पैदा होंगे, या फिर हम क्या एनिमल में, अगर से हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो हम जानवर के रूप में पैदा होंगे, या हो सकता हो कि हम इंसान के रूप में पैदा हो, या फिर हो सकता हो कि हम खुद ही गॉड बन जाए। यस, जैनिज्म के अंदर एक कंसेप्ट होता है कि इंसान खुद ही गॉड बन सकता है। वो कैसे, अभी हम देखेंगे जब लिबरेशन में आएंगे। तो यानी एक कर्म क्या है जो बॉडी डिसाइड कर रहा है कि किस तरह की बॉडी हमें मिलेगी, और एक क्या डिसाइड कर रहा है, एक कर्म कि हमारा आयु, लाइफ स्पैन कितना होगा, है ना, हम कितना जिएंगे, कितने दिन बाद मर जाएंगे। तीसरा चीज क्या? गोत्र यानी स्टेटस, यानी ये स्टेटस डिसाइड करता है कि हम किस तरह के फैमिली में पैदा होंगे, है ना। अगेन, मैं किस सोसाइटी में पैदा होऊंगा और किस मेरा गोत्र क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा कर्म, है ना। तीसरा क्या है? फीलिंग प्रोड्यूसिंग कर्मा, कि फिर हम जो ये सारी चीजें वो करने लगते हैं, ये किसकी वजह से? हम अपने कर्म की वजह से ही, है ना। तो अगेन, अगर से हम बॉन्डेज में अपने कर्म की वजह से हैं, तो लिबरेशन भी हमारा ये क्या करना पड़ेगा लिबरेशन में? पहले तो हमें इसे वो करना पड़ेगा। ये 2 स्टेज में हो रहा है, यानी अश्रवा और बंध, ये दोनों 2 वे हो रहा है। अब जब हम लिबरेशन में जाएंगे तो हमें इन सारे कर्म को क्या करना पड़ेगा? घातीय और अघातीय दोनों कर्म को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा? लिबरेशन। अब इग्नोरेंस की वजह से हम बॉन्डेज में जा रहे हैं, तो फिर हमें लिबरेशन कौन दिलाएगा? नॉलेज, राइट, नॉलेज, है ना। तो इनके हिसाब से अगर से हमें कोई लिबरेट कर सकता है तो वो क्या है? 3 रत्न, यानी 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। आपने सुना होगा, है ना, 3 ज्वेल्स। और वो ज्वेल्स कौन सा है? पहला क्या है? राइट, नॉलेज। अब इग्नोरेंस की वजह से हम उसमें बॉन्डेज में गए, तो ऑफ कोर्स इग्नोरेंस को किस चीज से खत्म किया जा सकता है? ओनली नॉलेज से। तो ये क्या है? राइट, नॉलेज। फिर दूसरा क्या है? राइट, फैथ, कि अब हमें वो भी तो हो ना, उम्मीद भी तो हो ना कि ये जो नॉलेज है यही सही है। अगर से हमें बिलीफ ही नहीं हुआ तो फिर वो कैसे इंपैक्ट होगा, है ना। फॉर एग्जांपल, मैं जिस भी डॉक्टर से इलाज कर रहा हूँ, मेरे अंदर फैथ होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये डॉक्टर जेन्युइन है, ये मुझे ठीक कर सकता है। थर्ड वन इज कंडक्ट, राइट, कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अब सारी चीजें जान भी जाओ और आपका आचरण ही सही नहीं हो तो आप में क्या ही चेंजेस आएगा? कुछ भी नहीं, नथिंग इज गोना चेंज, जब तक आपके कंडक्ट सही नहीं होंगे, है ना। जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। ये तो सिर्फ थ्योरी है ना, थ्योरी से कोई चीज रियलिटी में नहीं बदल जाता। रियलिटी में लाने के लिए आपको उस तरह से उसे अपने कंडक्ट में लाना होगा, है ना, अपने उसे आचरण में लाना होगा। तो ये 3 चीज करेंगे तो फिर इससे क्या होगा? इससे एक चीज होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? संवार। संवार मीन्स स्टॉपेज। वो जो फ्लो कर रहा है कर्म पार्टिकल हमारे सोल की तरफ, अभी हमने देखा ना कि कर्म पार्टिकल हमारे सोल की तरफ क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। तो उसको उस पे एक बाउंड्री क्रिएट करना पड़ेगा। संवार क्या है? वो एक बाउंड्री है जहां पर हम क्या क्रिएट करते हैं कि भाई अब कर्म पार्टिकल अब मेरे अंदर अब मत आओ, है ना। दूसरा, फिर तीसरा स्टेज में इसे पहला मान लेते हैं। ऑफ कोर्स ये तीसरा स्टेज है ना, जब हम बॉन्डेज से लिबरेशन की तरफ जाते हैं तो टोटल 4 स्टेज होता है, बट इसे हम पहला मान रहे हैं, अभी लिबरेशन के अंदर पड़े इसलिए। और फिर दूसरा स्टेज क्या होता है? निर्जरा। निर्जरा मीन्स क्या होता है? ब्लोइंग आउट, कि हमारे जितने भी एक्यूमुलेटेड कर्म है हमारे सोल के अंदर, तो हमें उसे भी तो निकालना पड़ेगा ना अंदर से। जैसे ही निर्जरा में हम अपने कर्म के आखिरी पार्टिकल को निकालेंगे अपने सोल से, तो फिर हम क्या हो जाएंगे? लिबरेट हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? लिबरेट। फिर इसके बाद से हम वो चारों क्वालिटी जो हमने खोया था, वो चारे क्वालिटीज रिगेन हम कर लेंगे। यानी हमारे पास इन्फिनाइट पावर आ जाएगी, इन्फिनाइट नॉलेज आ जाएगा, इन्फिनाइट बिलीफ आ जाएगी, इन्फिनाइट फैथ आ जाएगा। और फिर हम लोग क्या हो जाएंगे? हम लोग सिद्ध हो जाएंगे। यानी सिद्ध इन द सेंस कि हम लोग यहां से अगेन ये बॉडी रहते हुए भी हम लिबरेशन हो सकते हैं। लिबरेशन के लिए जैनिज्म के अंदर लिबरेशन के लिए
मुक्ति के लिए मरना जरूरी नहीं है, अब जीवित रहकर भी लिबरेट हो सकते हैं, है ना। जैसे हम लिबरेट हो गए तो हम क्या बन गए, केवल लीन, यानी हमारे पास क्या आ गया, अब केवल ज्ञान आ चुका है, अब हम क्या बन गए, केवल लीन। अब ये केवल लीन बनने के बाद ऑफ कोर्स वो सिद्ध हो गया, सिद्धशिला में चला गया, और उसके बाद वहां से हम लोग खुद ही गॉड बन सकते हैं, यानी इंसान ही गॉड बन सकता है। ये गॉड में मानते हैं, मगर ये नहीं मानते कि गॉड जो है वो क्रिएटर है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म गॉड जो है वो क्रिएटर या डिस्ट्रॉयर या प्रिजर्वर नहीं है। न्याय क्या मानते हैं, जब हम न्याय पढ़ेंगे तो हम गॉड को डिफाइन करेंगे कि गॉड वो है जो क्रिएटर है, जो कि डिस्ट्रॉयर है, और जो कि प्रिजर्वर है। ये कहते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के लिए गॉड की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये दुनिया कैसे बनी, है ना, ये जो वर्ल्ड है ये कैसे बना। अब हम ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ठीक है, जो गॉड है वो तो डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, क्रिएटर भी नहीं, प्रिजर्वर भी नहीं, फिर हाउ दिस वर्ल्ड फॉर्म। अब देखते हैं ये दुनिया के एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं। यानी हमने अब मैं आपको याद दिला दूं कि हम जो ये उठाए थे ना, हम लोग ये वाला पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके, अब हम लोग इधर आ रहे हैं, है ना, इस तरफ आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके, अब हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। ये वर्ल्ड कैसे बना इनके हिसाब से, वर्ल्ड जो बना है ना वो बना है किससे, मैटर से, पुद्गल। हम लोगों ने लिया ना मैटर यानी पुद्गल। जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना तो वहां पर पुद्गल सोल के लिए यूज किया गया, और यहाँ पे पुद्गल मैटर के लिए यूज किया गया। कहते हैं कि ये जो मैटर है ना ये दो तरह का होता है, एक तो होता है एटम, एक होता है क्या, कंपाउंड। एटम क्या होता है, एटम होता है सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सकता हो। कंपाउंड क्या है, जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो इसी जब बहुत सारे एटम मिले तो फिर क्या बना, ये दुनिया की चीजें बनी। दिस इज हाउ वर्ल्ड फॉर्म। बट नाउ द क्वेश्चन इज के ये आपस से कैसे अपने खुद से कैसे जुड़ गए, है ना। इसको जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल ये एक चीज है और ये एक वाटर बोतल है, तो ये खुद से तो नहीं जुड़ सकता, इसे ऑफ कोर्स कोई ना कोई जोड़ने वाला होना चाहिए। तो ये खुद से जुड़ा कैसे, ये कहता है कि फिर इनसे पूछा कि कोई गॉड वर्ड है क्या जो ये सब जोड़ है क्या, नहीं। इसके अंदर ना एक फोर्स है, सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या है, इनके अंदर एक सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से ये लोग खुद से ही आपस में जुड़ जाते हैं। और यही फोर्स बाद में जाकर क्या इन्वेंट किया गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगेन इसकी इंस्पिरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इंस्पिरेशन कहां से ली गई, वी आर नॉट श्योर। मगर जैनिज्म ने क्या कहा था कि ये जो दुनिया है ना ये एटम से मिलकर बना है, और इसके अंदर एक फोर्स होता है सेल्फ अट्रैक्शन फोर्स। ये आपस में खुद को ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जुड़ जाते हैं, जिसे बाद में, है ना, इट मे बी पॉसिबल इसकी इंस्पिरेशन कहीं और से ली गई हो। क्या बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें क्या होता है कि एक एटम जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में बांध कर रखते हैं क्लोजली, काफी टाइट, वो बाहर नहीं जाने देते। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है चलिए, यानी यहीं पर ये रह गए, और इस तरह से वो गॉड को एक्सक्लूड कर देते कि देखिए गॉड जो है ना वो क्रिएटर नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर नहीं है। मगर फिर एक पॉइंट क्रिटिसिज्म में आएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि ये सोर्स ऑफ फोर्स कहां से, ये फोर्स कहां से आया, है ना, कौन डाला इसमें फोर्स। फोर्स तो ऑटोमेटिकली कहीं किसी भी चीज में नहीं आ सकता, है ना। और अगर से जब आप कह रहे हो कि ये जो फोर्स है वो सेल्फ है ना, सेल्फ अट्रैक्शन नेचर ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो फिर ये बताए कि ये भी एक मैटर है और ये भी एक मैटर है ना। तो फिर ये दोनों ऑफ कोर्स इस दोनों में एटम है, फिर इसके एटम क्यों नहीं आपस में अट्रैक्ट कर लेते, दोनों को नहीं कर रहे हैं ना, दोनों को पास में रखने के बाद भी नहीं कर रहे। तो ये एक बनेगा अभी हम लोग, ये मैं इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं उस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीजें डिस्कस कर रहा हूं। यानी इस तरह से दुनिया बनी कि एक बहुत सारे एटम जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, और कंपाउंड से ये चीजें बनती है। फिर अब क्या रह रहा है, अब रह रहा है हमारा ये, है ना, धर्म। ना यहीं पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म है प्रिंसिपल ऑफ मोशन। ये क्या है, धर्म मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल अगर से फिश है तो फिश को चलने के लिए पानी क्या कर रहा है, पानी उसे चलने के लिए वो मोशन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये पानी क्या हो गया,
धर्म हो गया, है ना। फिश क्या है, प्रिंसिपल ऑफ, इसमें किसका एग्जांपल देते हैं, फिश और वाटर का, कि जो चीज आपको चलने के लिए मीडियम प्रोवाइड कराती हो या सहायता प्रोवाइड कराती है, उसे क्या बोलते हैं, धर्म। अधर्म मीन्स प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर से आप चल रहे हैं और कहीं पे आप चल रहे हैं और बारिश हो रही है, आपने कहीं पे शेल्टर देखा, तो ऑफकोर्स उस शेल्टर की वजह से आपको वहां पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अधर्म। कि जो भी चीज चल रही हो और रुकने की प्रोबेबिलिटी अगर से बना सकता हो, वो मेन कारण नहीं हो रोकने का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप इट मे बी पॉसिबल कि आप चलते रह जाए भीगते हुए, है ना, ये भी, यानी वो कारण नहीं बन रहा है रुकने का, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है, कि एक प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एक ऑप्शन प्रोवाइड करा रहा है, उसे क्या बोलता है, अधर्म। इसे क्या, जैसे आप कहीं धूप में चल रहे हो और एक ट्री देख लिया आपने, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप कुछ छांव में रुक जाओ, शैडो एंड ट्रैवलर, शैडो एंड ट्रैवलर। पुद्गल मेटर अभी हम लोग देख चुके हैं। नाउ टाइम, इनके हिसाब से ना टाइम दो होता है, एक तो रियल टाइम और एक एम्पिरिकल टाइम। सी रियल टाइम क्या है, रियल टाइम कुछ भी नहीं, रियल टाइम जो है ना वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वो नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, वो एक ही है जो इटर्नल टाइम से चला आ रहा है, उनके हिसाब से उनमें कोई भी डिवीजन नहीं है। एम्पिरिकल टाइम में हम लोगों ने डिवाइड किया है अपने उसकी सहूलियत के लिए, कि एक पास्ट है जो गुजर चुका, वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और आने वाला फ्यूचर है, इंसिडेंट के हिसाब से, कि पास्ट में ऐसा हुआ था, प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में ऐसा होगा। यानी हम लोग इस वर्ल्ड में जो रियल टाइम है उसको कभी भी इंसिडेंट से कुछ लेना ही देना है, वो तो एक ही है और वो चल रहा है। स्पेस, इनके हिसाब से स्पेस जो है ना वो दो है, एक क्या है, एक है लोकाकाश, जहां हम लोग रह रहे हैं ना, ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है वो क्या है, लोकाकाश, और एक क्या है, अलोकाकाश। यानी जब हम लिबरेट होते हैं ना तो यहीं जाते हैं, यानी जितने भी गॉड लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध होने के बाद यहीं जाते हैं, अलोकाकाश। जो भी गॉड है, जो भी केवलीन है, वो कहाँ रह रहे हैं, यार अलोकाकाश में। लोकाकाश में जितनी भी एम्पिरिकल चीजें हैं वो लोग रह रहे हैं ना। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है ना वो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। एपिस्टेमोलॉजी काफी इजी है। एपिस्टेमोलॉजी में सिर्फ दो ही चीज पढ़नी है, सयादवाद और दूसरा सप्तभंगी न्याय, 7 फॉर्म्स ऑफ जजमेंट, और इस तरह से हम लोग जैनिज्म को कंप्लीट कर लेंगे। मैं PYQ आज ही सॉल्व करता, मगर फिर दोनों के क्वेश्चन हम लोग एक ही साथ देख लेंगे, है ना। एपिस्टेमोलॉजी पढ़ने के बाद 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।